मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख अंतर को लेकर के, क्योंकि इसमें अपने एग्जाम के अंदर जो 5 अंक का सवाल जो पूछा जाता है उसमें इस प्रकार का सवाल पूछा भी गया है कि उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा के मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने उदारवादी विचारधारा को, उग्रवादी विचारधारा को समझने का प्रयास किया और मैंने उसका क्लासिफिकेशन भी आपको बताया था कि जब अपन कांग्रेस की स्थापना के इतिहास को लेकर के अध्ययन करते हैं, यानी 1885 से लेकर के और 1947 तक का, तो उस समय कांग्रेस के कार्यकाल को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि ये अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन की सुविधा के आधार पे अपन इन 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। 1885 से लेकर 1905 का जो काल था उदारवादी विचारधारा के रूप में रहा और 1906 से लेकर 1919 तक उग्रवादी विचारधारा का और 1920 से 1947 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आज का अपना जो अध्ययन रहेगा उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा के मध्य अंतर को लेकर के। उदारवादी व उग्रवादी विचारधारा में अंतर को लेकर के अपन अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब अंतर की बात आती है तो आपने दोनों की जो कार्यशैली थी, उग्रवादी विचारधारा की कार्यशैली और उदारवादी विचारधारा की कार्यशैली, वो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप उनको समझ चुके हैं। तो अब आप इसका अंतर जो है वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं आपको केवल यहाँ पे हल्के तौर पे जो पॉइंट्स अपन ने पहले पढ़े थे उनके आधार पे अपन इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जब मैंने ये पॉइंट जो हेडिंग्स आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है तो यहाँ अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि उदारवादी विचारधारा की कार्यशैली क्या रही थी, उग्रवादी विचारधारा की शैली क्या रही। लेकिन इन शैलियों पे पहुंचने से पहले आपको ये देखना है कि उदारवादी उग्रवादी विचारधारा को जब पढ़ते हैं ये किस हिस्से के पार्ट है, यानी इनका जो अपन यूं कहेंगे कि जड़ें जो थी वो कहां से निकल करके आती है। तो यहाँ बेसिकली अपना अध्ययन जो होता है वो अपन कांग्रेस को लेकर के करते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन था राष्ट्रीय स्तर पे। इससे पहले जो पूर्ववर्ती भी संगठन बने थे, राजनीतिक संगठन बने थे, लेकिन उन संगठनों ने इतनी प्रसिद्धि या इतनी प्रतिष्ठा हासिल नहीं की, यानी कि बड़े क्षेत्र पे अपना प्रतिनिधित्व जो था वो नहीं कर सके थे। ये एक पहला अवसर था जब राष्ट्रीय स्तर पे संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा किया जा रहा था। तो ये एक ऐसा संगठन था कांग्रेस, और इस कांग्रेस की जो शाखाएं निकली थी विचारधारा के आधार पर, प्रारंभिक विचारधारा का जब हम कांग्रेस के अध्ययन करते हैं तो कांग्रेस की विचारधारा 1885 से लेकर के 1947 तक चलती है। जब अपन इनकी विचारधारा की बात करते हैं तो इसमें 2 विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है, उदारवादी और उग्रवादी। और तीसरे पार्ट के तौर में अपन देख लेते हैं इसको गांधी युग। उदारवादी विचारधारा 1885 से लेकर के 1905 तक और उग्रवादी विचारधारा 1906 से लेकर के 1919 तक। अब यहां प्रारंभ में उदारवादी विचारधारा, यहां उदारवादी विचारधारा का संबंध हो जाएगा ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली में आस्था यानी विश्वास। उदारवादी विचारधारा जो थी ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली में आस्था रखती थी, अर्थात विश्वास रखती थी, उसकी न्यायप्रियता में उन्हें पूर्ण विश्वास था। तो ये तो थी उदारवादी विचारधारा।
अर्थात उदारवादी विचारधारा की दूसरी चीज और देख लेते हैं अपन। यहां मैं और बता देता हूं आपको, जब इसकी कार्य पद्धति की चर्चा करते हैं कि कार्य पद्धति कैसी थी, तो कार्य पद्धति में आता है साहब सीधा से आ जाएगा संवैधानिक साधन, और संवैधानिक साधनों में आप क्या लिखोगे, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, शिष्टमंडल, इनके माध्यम से। ठीक है। दूसरी ओर उदारवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या था, स्वशासन। क्या उद्देश्य था, स्वशासन की स्थापना करना। ठीक है। उदारवादी विचारधारा के विचारकों में दादाभाई नौरोजी, प्रोसा मेहता है, इस प्रकार के जो नाम है वो भी आप देख लेना, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के नाम पूछे भी जाते हैं कि उदारवादी विचारधारा के किन्हीं दो विचारकों के, किन्हीं चार विचारकों के नाम लिखिए। अब अपन चर्चा करते हैं उग्रवादी विचारधारा की। तो एक बार मैं गांधी युग को मिटा देता हूं, उग्रवादी विचारधारा को अपन देखते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये यहाँ पे उदारवादी विचारधारा थी, ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली में क्या रखती थी, आस्था। तो उग्रवादी विचारधारा ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली में आस्था रखती थी, तो आपका उत्तर रहेगा कि नहीं, अर्थात ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थी। यहां लिख सकते हो आप, ब्रिटिश शासन को भारत के विरुद्ध मानती थी, यानी ब्रिटिश शासन भारत के हित में नहीं है। ये कौन मानते थे, उग्रवादी विचारधारा। अब उग्रवादी विचार जो थे उसका जन्म, यानी उग्रवादी विचार, यानी उग्र विचारों का जन्म कैसे हुआ, तो यहां उग्रवादी विचारों का जन्म जो था वो सरकारी या ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण, यानी ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों के कारण युवाओं के अंदर उग्रवादी विचार या उग्र विचारों का जन्म हुआ था। दूसरी ओर जो उग्र विचारों को अपन यहाँ पे देखते हैं तो इसको और भी अच्छे तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं कि यहाँ उग्र विचारों के बारे में मैंने पहले आपको बताया भी था, एक डेफिनेशन भी दी थी कि किस प्रकार से उग्र राष्ट्रीयता का जन्म होता है। तो उग्र राष्ट्रीयता के जन्म की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरी चीज आती है जी साहब, ये लोग क्या करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता। और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का मार्ग अपना रहे हैं, जन आंदोलन, जन आंदोलन का मार्ग अपना रहे हैं, और जिसके कारण उग्र राष्ट्रीयता का क्या होता है, उदय होता है। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलनों का रास्ता इख्तियार करना, और ये चीज जो है वो उग्र राष्ट्रीयता कहलाती है। तो यहाँ जन्म जो था ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियां, तो मैंने आपको बताया भी था कि उस काल के दौरान ऐसी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसी घटनाएं घटित हुई, और भारत के अंदर भी ब्रिटिश सरकार की नीतियां जो थी आर्थिक असंतोष की नीतियां थी, जिसके कारण लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति या उनके विरुद्ध कर दिया। तो ये चीज हो गई। अब अपने इसकी कार्य पद्धति, कार्य पद्धति को अपन देखते हैं तो ये क्या करते हैं, विदेशी चीज का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। दूसरी चीज स्वदेशी पे बल, स्वदेशी पर बल। आगे बात समझ में, कार्य पद्धति को अपन देखते हैं तो विदेशी बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी का जितने भी विभाग हैं उनकी कार्य पद्धति है उनका बहिष्कार किया, और स्वदेशी पे उन्होंने बल दिया। विदेशी सामान की गोलियां चलाई थी बंगाल विभाजन के बाद, आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन का रास्ता इख्तियार हुआ था। तो ये इसकी कार्य पद्धति बनती है। तो अब इसके आधार पे आप आसानी के साथ इसके जो प्रमुख अंतर हैं उनको आप समझ सकते हैं।
क्योंकि मैंने जो चीजें लिखी हैं ये चीजें मैंने प्रीवियस क्लास के वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था कि इस प्रकार से जब आप अपने अध्ययन को पढ़ते हो, इस प्रकार से आप नोट्स बनाते हो, तो इस प्रकार के बनाए नोट्स जो है उनको आप कभी भी नहीं भूलोगे साहब, तो ये चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। आप जब इनको टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ोगे तो आप एक लाइन में ही लिख देते हो साहब कि उदारवादी विचारधारा जो थी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करती थी, इस प्रकार की कार्यशैली थी, उसको एक पैराग्राफ का स्वरूप दे देते हो। और एक चीज होती है कि आप उसमें हल्का सा सुंदर सा डायग्राम बना करके इस प्रकार से आप उन चीजों को लिखते हो, तो वो चीजें हमेशा एक क्रिएटिव कार्य जो होता है, सृजनात्मक जो कार्य होता है, वो निश्चित तौर से आपकी स्थायी मेमोरी में हमेशा चलता रहता है लंबे समय तक। तो इस प्रकार की कार्यशैली के आधार को अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर से आपको इस पूरे प्रकरण को समझने में आसानी रहेगी। अब अपन इसके मूलभूत जो पॉइंट है, प्रमुख अंतरों के अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं, जो मैंने लिखे इसी के आधार पर अपन उनके अंतर करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन इनके प्रमुख अंतर जो है इन्हीं के आधार से निकाल करके अपन देखेंगे। प्रमुख अंतर में अपन लेते हैं नंबर 1। पहला अंतर अपन किस आधार पे करेंगे कि दोनों ही जो विचारधाराएं थी उनका उद्देश्य एक ही था। दोनों ही धाराओं का उद्देश्य एक ही था, और वो एक ही था। वो उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना, स्वशासन की स्थापना। लेकिन अब यहां मुख्य जो अंतर आता है या इसका जो आशय जो निकलता है, अर्थ जो निकलता है, वो दोनों का अलग अलग था। स्वशासन की स्थापना करना था, लेकिन आशय अलग अलग था। वो कैसे? अब यहां पे मेरे को बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज निकल करके आ गई कि दोनों विचारधारा, उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा, दोनों का उद्देश्य एक ही था, वो था स्वशासन। तो ये तो अंतर नहीं हुआ दोनों में कि दोनों का उद्देश्य एक ही था, समान था। लेकिन अंतर अब किस चीज का है? वो है आशय, अर्थ का, कि यहां स्वशासन की स्थापना करने के लिए जो मार्ग जो अपनाया जा रहा था, वो मार्ग दोनों का ही क्या था? अलग अलग था। एक ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में प्रतिनिधित्वक शासन की मांग कर रही थी, कार्मिक सुधारों के आधार पर राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही थी। दूसरी विचारधारा जो थी वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थी, उसकी कार्यशैली में से किसी प्रकार का विश्वास नहीं था, और जन आंदोलनों के माध्यम से स्वशासन की मांग जो थी, स्वशासन की जो स्थापना जो थी, उस पर बल दे रही थी। तो समझ गया मेरी बात को कि दोनों ही विचारधाराओं का उद्देश्य एक ही था, स्वशासन की स्थापना करना, लेकिन दोनों का आशय अलग अलग था। उदारवादी विचारधारा कार्मिक सुधारों के आधार पर राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही थी, ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में प्रतिनिधित्वक शासन की मांग कर रही थी। लेकिन उग्रवादी विचारधारा बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थी और स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से स्वशासन की स्थापना पे बल दे रही थी। तो हो गई ये दो चीजें यहां पे क्लियर हो गई
कि साहब दोनों में मूलभूत जो अंतर था वो उसकी कार्य शैली को लेकर के था। अब दूसरा अंतर कर लेते हैं। अब दूसरा अंतर था कि उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो क्या थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या थे, राजभक्ति रखते थे और ब्रिटिश सरकार के न्यायप्रियता में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। जबकि उग्रवादी विचारधारा के जो समर्थक थे वो ब्रिटिश सरकार की कार्य प्रणाली में विश्वास नहीं रखते थे, कि वो मानते थे कि सरकार की नीति यही है, फूट डालो और राज करो की नीति है, ये केवल और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास कर रही है। भारतीयों के हितों से इस सरकार को किसी प्रकार का कोई लगाव, कोई वो हमदर्दी यहां नहीं। तो दूसरा पर लिख सकते हैं उदारवादी ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करता है, जबकि उग्रवादी इसको अपने विरुद्ध मानता है। किसको विरुद्ध मानता है? ब्रिटिश सरकार को भारत के विरुद्ध मानता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें साधन का अंतर ले लीजिए साहब। अब साधन का अंतर मैंने आपको पहले बता दिया है। साधन के अंदर मैंने आपको बताया था कि उदारवादी विचारधारा जो थी वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करती थी। संवैधानिक साधन कौन कौन से? प्रार्थना पत्र है, स्मृति पत्र है, शिष्टमंडलों के माध्यम से। जबकि उग्रवादी विचारधारा के साधन क्या थे? विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशी पे बल। तो यहाँ इस प्रकार दोनों के कार्य पद्धति जो है उसमें भी अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा अपन और भी पॉइंट बना सकते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा थी वो पश्चिमी सभ्यता थी या पश्चिमी संस्कृति थी उससे प्रभावित थी। जबकि उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वो प्राचीन हिंदू धर्म, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से प्रभावित थे और हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। तो इस प्रकार का अंतर भी दिखाई देता है कि उदारवादी विचारधारा के लोग पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वो हिंदू सभ्यता, संस्कृति जो थी उसके पोषक थे। इसके अलावा जो थे उदारवादी जो थे वो आरामदायक कुर्सी की राजनीति में विश्वास करते थे, अर्थात कष्ट नहीं सहन करते थे। वो केवल और केवल प्रार्थना पत्रों के माध्यम से सरकार के सामने विनती करते थे। जबकि उग्रवादी विचारधारा जो थी वो कष्ट सहन करती थी। वो त्याग करने के लिए, कष्ट सहन करने के लिए क्या रहती थी? हमेशा तैयार रहती थी। दूसरी ओर उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित के आधार के संदर्भ में देखते थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो मानते थे कि दोनों के जो हित हैं वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे चौथा पॉइंट है उदारवादी भारत व ब्रिटेन के हित में समानता देखते थे, जबकि उग्रवादी दोनों के हितों को विपरीत मानते थे। हो गया है। इस प्रकार आप इसमें अंतर जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं कि उदारवादी भारत में ब्रिटेन के हित है उनमें समानता देखते थे कि भारत और ब्रिटेन के हित जो है वो समान है, अर्थात भारतीयों के हित ब्रिटेन की छत्र छाया में पूरे हो सकते हैं। जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग मानते थे
कि ब्रिटेन और भारत दोनों के हित जो है वो कभी समान नहीं है, दोनों के हित जो है वो विपरीत है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए आगे का उदारवादी विचारधारा पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की पोषक अर्थात उसके प्रमुख से ज्यादा प्रभावित थी, जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग जो थे वो हिंदू सभ्यता संस्कृति से ज्यादा प्रभावित थे, उसके पोषक थे। तो इस प्रकार के अंतर जो है वो आप कर सकते हैं। 5 अंक का सवाल अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो आप आसानी के साथ इसका उत्तर जो है दे सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल और केवल अपन अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में अपन देखेंगे इसके आगे की जो प्रोसेस है उसको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।